बताओ महाराज, कहाँ है वह जादुई कड़ा? अगर आपने उस कड़े का पता नहीं बताया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। बताओ महाराज। मार डालो मुझे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, लेकिन मैं उस कड़े का पता तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? बता बता, वो जादुई कड़ा कहाँ है? बता जल्दी। अरे ये तो मर गया। पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इसे यहीं छोड़ जाता हूँ। जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। अब इस राज्य का राजा मैं बन जाऊंगा और सबको लगेगा कि महाराज महल छोड़कर चले गए हैं और फिर मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा। अब तो सुबह हो गई है, जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आ जाता हूँ। अभी तो घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। कुछ सूखी लकड़ियां काट कर ले आता हूँ। चल भाई मनोहर, चल, आज तो बहुत काम है। फिर मनोहर कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर लकड़ियां काटने चला जाता है। चलते चलते मनोहर जंगल में पहुंच जाता है और सूखी लकड़ी की तलाश करता है। अरे यहाँ पर तो एक भी सूखा पेड़ नहीं है जिससे मैं लकड़ियाँ काट सकूं। चलो जंगल की ओर जाता हूँ, देखते हैं कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल ही जाएं। मनोहर इतना कहकर जंगल के और अंदर चला जाता है। तभी उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। अरे मैं जिस सूखे पेड़ की तलाश में था, आखिरकार वह मुझे मिल ही गया। चलो अब जल्दी से इस पेड़ को काट लेता हूँ। मनोहर जैसे ही उस पेड़ को काटने जा रहा था, तभी उसे एक चीखने की आवाज आती है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। इस जंगल में भला कौन हो सकता है? लगता है कोई मुसीबत में है। चलो जरा देखता हूँ कौन है। मनोहर इतना बोलकर उस आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते मनोहर एक पेड़ के पास पहुंचता है। उसने देखा कि एक राजा पेड़ तने पर रस्सी से बंधा हुआ है। अरे दिखने में तो यह कोई महाराज है। आखिर इनकी ऐसी हालत किसने की? लगता है उनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। इन्हें घर ले जाता हूँ। मनोहर उन महाराज को अपने घर ले आता है। हे प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं महाराज, इसमें धन्यवाद की क्या बात हुई? अरे यह तो मेरा फर्ज था। तुम कौन हो और तुम क्या करते हो? महाराज मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था, जिनका स्वर्गवास हो गया है। इसी तरह मनोहर अपनी पूरी कहानी महाराज को बता देता है। महाराज उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन आप कौन है और आपकी ऐसी हालत किसने कर दी? मैं रतनपुर राज्य का राजा हूँ। मेरे राजकाल के दौरान मेरी प्रजा बहुत खुश रहती थी। फिर राजा अपनी बीती कहानी बताता है। पता नहीं मंत्री जी, आज मेरा मन क्यों विचलित है। क्या हुआ महाराज? आप अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या बात है, मुझे बताइए ना। पता नहीं मंत्री जी, लेकिन मैं इस महल में रहकर एकदम पक चुका हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कारागार में कैद हो चुका हूँ। महाराज, भला आपको कौन कैद कर सकता है? मुझे तो लगता है आप कुछ दिनों से महल से बाहर नहीं गए और राज्य का कार्य भी बहुत ज्यादा हो गया है। इसी कारण से आपका मन कुछ विचलित हो रहा है। चलिए महाराज, हम जंगल में भ्रमण करने के लिए चलते हैं। आपके मन को भी अच्छा लगेगा और हमारा घूमना भी हो जाएगा। चलिए महाराज। हाँ ठीक है मंत्री जी, सही कहते हैं आप। बहुत दिन हो गए भ्रमण किए हुए। चलिए मंत्री जी।
इतना कहने के बाद मैं मंत्री के साथ जंगल में भ्रमण के लिए चला गया और चलते चलते हम जंगल के काफी अंदर तक चले गए। मंत्री जी, अब बहुत प्यास लगी है मुझे और प्यास की वजह से मेरा गला भी सूख रहा है। देखिए, मेरे लिए कहीं से पानी की व्यवस्था कीजिए। क्या हुआ महाराज? चलिए महाराज, चलिए। ठीक है मंत्री जी, फिर हम इस तालाब के पास चलते हैं। चलिए। और हम उस तालाब के पास पहुँचे तो हमने देखा एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे और एक चील उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहा था। फिर मैंने उस चील को भगा दिया। हम उन तपस्वी की तपस्या खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। मैं आपका आभारी हूँ राजन। अगर आप आज इस चील को नहीं भगाते तो शायद मेरी वर्षों की तपस्या आज भंग हो जाती। आज मेरी तपस्या का आखिरी दिन था और कुछ ही क्षण बचे थे। यह चील मुझे कुछ दिनों से ऐसे ही परेशान कर रहा था। अगर मैं अपनी आंखें खोलता तो तपस्या भंग हो जाती। नहीं तपस्वी जी, यह तो मेरा फर्ज था। शुक्र है कि आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। राजन, आपकी वजह से मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, नहीं तो मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ। नहीं नहीं तपस्वी, आपकी मदद के बदले मैं आपसे उपहार लूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तपस्वी जी, हमारे महाराज ऐसे ही हैं। ये सबकी मदद तो करते हैं लेकिन उनके बदले कुछ भी नहीं लेते। हमारे महाराज को किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि महाराज के मन में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है। राजन, आप इसे उपहार ना समझो। तपस्वी जी, मुझे पता है अगर मैं चाहूँ तो इस कड़े से बेशुमार दौलत पा सकता हूँ, मगर मैं ऐसी दौलत नहीं लूंगा। मुझे तो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो मिल रहा है उसमें खुश हूँ, लेकिन यह मैं एक निशानी समझ कर रखता हूँ। किसी बहाने आपको याद भी कर लिया करूँगा। मैं इस कड़े को हमेशा अपने हाथ में पहन कर रखूंगा। इतना कहने के बाद मैं तपस्वी जी से वह कड़ा लिया और अपने महल लौट आया। फिर मेरे राज्य में एक ऐसी बीमारी आई जो पशुओं को दिन प्रतिदिन बीमार करते हुए मारे जा रहे थे। फिर मैं यह सब देखने के लिए अपने राज्य में दौरा किया और उस जादुई कड़े को पानी में डुबोया और उस पानी को उन पशुओं पर छिड़क दिया। वहाँ पशु तुरंत ठीक हो गए। फिर वह पानी मैंने राज्य के सभी पशुओं पर छिड़कने को कह दिया, जिससे पशु पक्षी ठीक होने लगे और अपनी प्रजा को रोज रोज एक सोने की मोहर बांटने लगा। यह बात मंत्री को अच्छी नहीं लगी। अरे, ये महाराज पागल हो गए हैं। दौलत तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे मंदिर में प्रसाद बांट रहे हो। अगर वह कड़ा किसी तरह से मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस राज्य को हासिल कर लूंगा। इस राज्य का राजा बन जाऊंगा और मेरे पास बेशुमार दौलत होगी और इस राज्य पर सिर्फ मेरा ही कब्जा होगा। मंत्री जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कर सकते हैं। अरे, अगर आपको दौलत चाहिए थी तो मुझे बता देते। कितनी दौलत आपको चाहिए मैं आपको दे देता, लेकिन आपके दिमाग में मेरे लिए ऐसा षड्यंत्र। अब मैं आपकी शक्ल और नहीं देखना चाहता। सिपाही, मंत्री जी को अभी इसी समय कारागार में डाल दिया जाए। फिर मैं मंत्री को कारागार में डलवा दिया, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि कुछ सैनिक मंत्री के साथ मिले हुए थे। मंत्री को उस कारागार से आजाद कर दिया और मुझे रातों रात अगवा कर लिया। जब मेरी आंख सुबह खुली तो मंत्री और कुछ सैनिक मेरे पास खड़े थे और मैं एक पेड़ से बंधा हुआ था और मंत्री मुझे कोड़े मार रहा था और कोड़े मार मार कर मुझसे पूछ रहा था, बताओ महाराज, कहाँ है वह जादुई कड़ा? अगर आपने उस कड़े का पता नहीं बताया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। बताओ महाराज। मार डालो मुझे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, लेकिन मैं उस कड़े का पता तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? बता वो जादुई कड़ा कहाँ है? बता जल्दी। अरे, ये तो मर गया। पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ।
इसे यहीं छोड़ जाता हूँ। जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। अब इस राज्य का राजा मैं बन जाऊंगा और सबको लगेगा कि महाराज महल छोड़कर चले गए हैं और फिर मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा। मंत्री मुझे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ गया। तभी तुम वहां आ गए और तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मानूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं महाराज, आप ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करें। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके कुछ काम आ सका। आप जैसे राजाओं की कहानी तो मैंने अपनी दादी से सुनी थी, जो प्रजा के लिए हित का काम करते हैं, लेकिन आज साक्षात देख भी लिया। बोलिए महाराज, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? मनोहर, मेरा राज्य संकट में है। मंत्री मेरे राज्य और प्रजा को कष्ट दे रहा होगा। मंत्री बहुत लालची है और धन के लालच में वह कुछ भी कर सकता है। वह कड़ा न मिलने पर मेरे राज्य की प्रजा को कष्ट देगा और मैं आज तक अपनी प्रजा को जितनी भी सोने की असरफियां दी है न, उन्हें कैसे भी करके वह वसूल लेगा। उनसे अब मुझे कैसे भी करके अपने राज्य की प्रजा को बचाना होगा। उस दुष्ट को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। इसीलिए मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। हाँ हाँ, तो बोलिए ना महाराज, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? मनोहर, देखो मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब जल्द ही ठीक हो पाऊंगा। इसलिए मैं उस जादुई कड़े तक नहीं पहुंच सकता। मैं यह चाहता हूं कि तुम उस कड़े को ले आओ, जिससे मैं फिर से ठीक हो जाऊं और अपने राज्य फिर से वापस जा सकूं, अपनी प्रजा को उस दुष्ट से बचा सकूं। हाँ हाँ ठीक है ना महाराज, मैं उस जादुई कड़े को लेकर आऊंगा। बताइए महाराज, आपने वह जादुई कड़ा कहाँ छुपाया है? लेकिन उस कड़े को पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें उसके लिए अपनी जान की बाजी लगानी होगी, तब जाकर तुम्हें वह जादुई कड़ा मिलेगा। जी बिल्कुल महाराज, मैं आपका ये काम जरूर पूरा करूंगा। अगर एक जान के बदले हजारों की जान बच सकती है तो बस मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आप बोलिए महाराज, आखिर करना क्या है? मनोहर की ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी ओर देखकर बोलते हैं, दूसरों की जान के लिए अपनी जान तक दे देने वाले तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि तुम उस जादुई कड़े को लाने में जरूर सफल हो जाओगे। राजा मनोहर को उस जादुई कड़े के बारे में बताते हैं। ये सब तो ठीक है महाराज, लेकिन मैं उस जादुई कड़े तक पहुँचूंगा कैसे? जंगल के उत्तर दिशा की ओर 10 मील दूर तक चलने पर जंगल में एक बड़ा सा वृक्ष है। इस वृक्ष में मेरा तोता रहता है। तुम कैसे भी करके वहाँ पहुँचो, आगे का रास्ता वही दिखाएगा। लेकिन महाराज, वह वहाँ तोता मुझे पहचानेगा कैसे? तुम यह अंगूठी अपने साथ रखो और उसे दिखा देना, वह समझ जाएगा। हाँ तो ठीक है महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मनोहर महाराज से आज्ञा लेकर वहाँ से चला गया। एक लंबी दूरी तय करने के बाद मनोहर एक पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठ गया। हे भगवान, अभी और कितना चलना पड़ेगा? अब तो मेरा हाथ पैर भी काम करना बंद कर दिया है, अब और नहीं चला जाता। मनोहर के इतना बोलते ही उसके पास एक तोता आ जाता है। हे युवक, तुम कौन हो और इस घने जंगल में इतने दूर क्या करने आए हो? भोला जब सही से देखता है तो वहाँ उस पेड़ के पास पहुँच जाता है जिसके बारे में महाराज बात कर रहे थे। तभी मनोहर ने वहाँ अंगूठी निकाली और दिखाई। अरे यह अंगूठी तो मेरे मित्र महाराज देवदत्त की है। आखिर इस युवक के पास यह अंगूठी कैसे आई? हे युवक, यह अंगूठी तो मेरे महाराज मित्र देवदत्त की है। आखिर यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? मतलब मनोहर ने तोते की सारी बात बताई। अच्छा तो यह बात है, चलो तुम मेरे साथ जल्दी से। इतना कहने के बाद तोता मनोहर को एक गुफा के पास लेकर जाता है।
खरगोश मित्र, ओ खरगोश मित्र, जरा बाहर तो आओ। अरे जरा गुफा से बाहर आओ मित्र। फिर खरगोश उस गुफा से बाहर आता है। तोते ने सारी बात खरगोश को बताई। तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। फिर खरगोश गुफा के अंदर जाता है और एक जादुई कालीन में लेकर आता है। यह एक जादुई कालीन है, तुम इससे अपने लक्ष्य की ओर जल्दी पहुँच जाओगे। अब जल्दी जाओ। फिर तोता और मनोहर उस जादुई कालीन के ऊपर खड़े हो गए। कुछ ही देर में कालीन हवा से बातें करने लगा। फिर वहाँ एक काली गुफा के पास पहुँचे और वहाँ उतर गए। तोते भाई, अब जल्दी से बता, अब यहाँ से जाना कहाँ है? मनोहर के इतना पूछते ही तोता सोच में पड़ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे भाई क्या हुआ, जल्दी बताओ, यह इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे आगे का मार्ग तो मुझे पता ही नहीं है। दिन जब मैं महाराज के साथ आया था तब थकान के कारण मैं उसी कालीन पर सो गया था, और जब मेरी आँख खुली तब महाराज मेरे सामने खड़े थे। मुझे तो अब आगे का मार्ग पता ही नहीं। मनोहर ये बात सुनकर अब और ज्यादा दुखी हो गया था। अब आगे जाने का मार्ग तो इस तोते को भी नहीं पता। मनोहर इतना कह ही रहा था कि तभी पेड़ पर एक कौवा चिड़िया के अंडों को नुकसान कर रहा था। अरे यह कर तो चिड़िया के अंडों को नुकसान करेगा, मुझे इसे भगाना होगा। तभी मनोहर एक पत्थर उठाकर उस कौवे को वहाँ से भगा देता है। तभी उसी समय वहाँ चिड़िया आ जाती है। तुम्हारी मेहरबानी का धन्यवाद युवक। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो आज मैं अपने अंडों को खो देती। इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं है चिड़िया रानी, यह तो मेरा फर्ज था। परंतु युवक, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? चिड़िया के पूछने पर मनोहर ने सारी बात बता दी थी। अब यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन आगे का मार्ग ये तोता भूल गया, अब क्या करें? अच्छा, तो तुम्हें महाराज देवदत्त ने भेजा है। इससे आगे का मार्ग तो मुझे पता है। अच्छा, तो इससे आगे का मार्ग तुम्हें पता है? क्या तुम आगे का मार्ग मुझे बता सकती हो? क्यों नहीं, तुम एकदम सही जगह पर आए हो। उस गुफा के द्वार को देखो, वह एक पत्थर से ढका हुआ है। तुम्हें उस गुफा के दरवाजे को खोलना होगा। भला इस गुफा के दरवाजे को एक साधारण व्यक्ति कैसे खोल सकता है? उसके लिए तो बहुत शक्ति चाहिए, जो साधारण मनुष्य में नहीं है। बिल्कुल संभव है। यहाँ से पश्चिम दिशा में एक और गुफा है। उस गुफा में एक डायन रहती है। उस डायन ने इस दरवाजे को बंद कर दिया है। अगर उसकी जादुई छड़ी इस पत्थर के दरवाजे पर स्पर्श कर दी जाए तो अपने आप पत्थर का दरवाजा खुल जाएगा और तुम्हें वहाँ जादुई कड़ा मिल जाएगा। अच्छा ठीक है चिड़िया रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वहाँ जाता हूँ। रुको युवक, उस डायन से उसकी छड़ी लाना इतना भी आसान नहीं है। सबसे पहले तुम्हें एक आदमखोर जंगल को पार करना होगा। उस जंगल में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। और उस गुफा के अंदर एक अंधी डायन है। बस उसे पता नहीं चलना चाहिए कि गुफा में कोई है। तुम वहाँ चुपके से छड़ी को उठा लाना और इस गुफा के दरवाजे पर स्पर्श कर देना। यह दरवाजा खुल जाएगा। बाप रे, उस गुफा से उस छड़ी को लाने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो वहाँ तो कोई जा भी नहीं सकता। तो क्या महाराज उस जादुई कड़े को लेने आए थे तो उन्हें भी यह सब कुछ करना पड़ा था? नहीं, अगर महाराज यहाँ स्वयं आते
तो वह तपस्वी इस गुफा का दरवाजा खोल देते। परंतु उस दिन तपस्वी जी, इस जादुई कड़े के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। अगर यह जादुई कड़ा किसी दुष्ट के हाथ लग गया तो वह इसका गलत उपयोग करेगा। इसलिए मैं इस कड़े को आपके पास अमानत के रूप में रखना चाहता हूँ। अगर भविष्य में मुझे कुछ भी हो गया और मैं यहाँ तक नहीं आ पाया तो यह जादुई कड़ा किसी सच्चे नेक दिल इंसान को ही मिलना चाहिए, जो हमेशा दूसरों की मदद करता हो। ठीक है महाराज, इसके अलावा यहाँ कोई भी इस जादुई कड़े को लेने आएगा तो उसे कठिन चुनौतियों से गुजरना होगा। मैं अपनी शक्तियों से ऐसी चुनौतियाँ खड़ी कर दूंगा जिसे केवल एक नेक दिल और सच्चा ईमानदार चतुर मानव ही सामना कर पाएगा। उस दिन तपस्वी ने ऐसा माया जाल बनाया। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? क्योंकि मैंने उस दिन यहाँ सारी बातें सुन ली थी, जब महाराज और तपस्वी आपस में बात कर रहे थे। चिड़िया की यहाँ सारी बातें सुनकर मनोहर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। अरे लगता है यहाँ वही आदमखोर जंगल है जिसकी बात वह चिड़िया कर रही थी। दोनों वहाँ बातें कर ही रहे थे, तभी दो राक्षस पीछे से आते हैं और मनोहर को पकड़ ले जाते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डरो मत युवक, हम तुम्हारा कुछ भी नहीं करेंगे। तुम बस हमारी एक समस्या हल कर दो। सुना है मनुष्य की जाति काफी बुद्धिमान होती है। अगर अपनी बुद्धिमानी से हमारी समस्या सुलझा दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक है राक्षस भाई, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? देखो, यहाँ जादुई कंबल है। इसके ऊपर अगर कोई भी बैठ जाता है तो वह अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। यह चीज हम दोनों ने मिलकर पाई है और हम दोनों में इस बात का झगड़ा हो रहा है कि आखिर इसे कौन रखेगा। अब इस बात का न्याय तुम करो कि यहाँ कमल हम दोनों में से किसके पास होगा। राक्षस की ये बातें सुनकर मनोहर सोच में पड़ जाते हैं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अरे ये समस्या तो मैं चुटकी बजाकर हल कर सकता हूँ, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि यह कंबल जादुई है? यह तो एक साधारण सा कंबल है, इसे ठंड लगने पर पहना जाता है। अरे तुम्हें यहाँ मजाक लग रहा है युवक, तो तुम इसे एक बार आजमा कर देख लो, तब जाकर तुम्हें इसकी सच्चाई का पता चलेगा। मनोहर उस कंबल पर जैसे ही चढ़ा तो वो उड़ने लगा। अब मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। ये कंबल तुम दोनों के पास नहीं रहेगा, अब इसका उपयोग मैं करूँगा। इतना कहकर मनोहर वहाँ से चला जाता है और वहाँ दोनों राक्षस आपस में लड़कर मर जाते हैं। अरे वाह मनोहर भाई, आपने उन राक्षसों को क्या उल्लू बनाया है। हाँ तोता, अब तुम जल्दी से इस कंबल पर आ जाओ। अब हम इस आदमखोर जंगल को आराम से पार कर लेंगे। फिर वो जादुई कंबल से उड़कर उस आदमखोर जंगल को पार कर लेते हैं। लगता है यह वही गुफा है जिसके बारे में चिड़िया बात कर रही थी। चलो जल्दी से हम वह जादुई छड़ी लेकर आते हैं। फिर तोता और मनोहर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अरे मनोहर, चिड़िया ने कहा था कि यहाँ डायन अंधी है और उसकी छड़ी देखो, वो वहाँ रखी है। तुम चुपके से जाओ और वहाँ छड़ी उठाकर लाओ, पर ध्यान रखना चुड़ैल को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम वहाँ जा रहे हो। मनोहर चुपके से जाता है और वो छड़ी लेकर आ जाता है। वहाँ उस जादुई कंबल पर बैठते हैं और सीधे उस काली गुफा के पास पहुँच जाते हैं।
मनोहर उस छड़ी को उस पत्थर के दरवाजे से स्पर्श करता है और वो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। फिर वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। लगता है तुम वही इंसान हो जिसे महाराज देवदत्त ने भेजा है। यह लो जादुई कड़ा। तुम सच में एक नेक दिल, सच्चे ईमानदार और चतुर इंसान हो। फिर मनोहर और वो तोता सीधे उस कड़े को लेकर महाराज के पास जाते हैं। महाराज ने जैसे ही उस कड़े को पहना तो वो तुरंत ठीक हो गए हैं। फिर वहाँ सब उस कंबल से उड़कर सीधे अपने राज्य चले जाते हैं और उस मंत्री को कड़ी से कड़ी सजा देकर कारागार में डाल देते हैं। मनोहर, तुमने मुझे और हमारे राज्य को बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं इस राज्य का क्या होता। इसलिए यह कड़ा मैं तुम्हें भेंट के रूप में देना चाहता हूँ। नहीं महाराज, इस कड़े की जगह यहाँ नहीं उस तपस्वी जी के पास है, क्योंकि इस पृथ्वी पर मानव की कामनाओं इच्छा का कोई अंत नहीं है। यह पद हम इस तपस्वी को वापस लौटा देंगे। मनोहर, आज तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें इस राज्य का मंत्री घोषित करता हूँ। फिर मनोहर को उस राज्य का मंत्री बना दिया जाता है और इसी तरह से महाराज को एक सही और सच्चा ईमानदार मंत्री मिल जाता है।